मैं शुभम पांडे हूं और बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका राजनीति की चर्चा पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर राजीव गौरव, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज का एपिसोड होगा इंडिया अलायंस के बारे में। ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को बता दूं जिनको नहीं पता इसके बारे में, ये एक ऐसा गठबंधन बना है जिसमें विपक्षी 26 दल मिलके एक साथ एनडीए यानी मतलब एनडीए तो छोड़िए बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं लोकसभा में। तो आज की चर्चा होगी इसी के बारे में। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं सर पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहता हूं सर कि ये बेसिकली ये जो इंडिया अलायंस या गठबंधन बना है ये क्यों बना? देखिए क्या है, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब जंगल के सारे जानवर यदि एक घाट पर पानी पीने लगे तो समझ लीजिए कि दूसरे घाट पर नदी के शेर पानी पी रहे हैं। उस मोटिव से भी हम इसे देख सकते हैं। और दूसरा मेरा मानना है कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि बीजेपी मेजोरिटी से एक गवर्नमेंट बनी, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब पहले खंबा कौन छुएगा। तो जो भी पहले खंबा छूता है, जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स रहते हैं ओवरऑल से, वो अपनी मजबूत पार्टी बनाता है। बीजेपी को टोटल 45% वोट्स मिले। दूसरा जो अदर पार्टीज थी उनका वोट शेयर था 45 इसका और 55 उनका। तो उनको लगा कि यदि हम सब मिल जाएं तो 55% वोट्स हमारे फेवर में होंगे और क्लैश नहीं होंगे, वोट कटेंगे नहीं, तो थोड़ा और रेशो बढ़ जाएगा। तो इसलिए यदि हम एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ेंगे तो हमें बीजेपी के अगेंस्ट थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और हमारी अपनी सरकार जो है पूरी हम बना पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सीधा इनका तौर पर ये मुद्दा रहा है। और नाम जो रखा गया है इंडिया, वो इन्होंने इसी लेवल पर रखा है क्योंकि बीजेपी एक नेशनलिस्ट पार्टी हो रही है, धीरे धीरे राष्ट्रवादिता को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो उसको भी कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए ये नाम भी रखा गया है इनका। और सर, जैसे आपने मुझे बताया कि 55% वोट विपक्षी दलों को मिले जो अलग अलग लड़ रहे थे, इस कारण से इन्होंने एक साथ अलायंस बनाया। बट आपको नहीं लगता सर कि ये लोग अब साथ आए हैं तो वो 55% वोट जो मिले, जैसे एक जगह से कांग्रेस का कोई लीडर जीता तो वहाँ से कुछ वोट्स जो कटे होंगे बीजेपी के, जो नहीं जीत पाई, वो इन्हीं की पार्टी, इन्हीं के अलायंस वाले लोगों ने ही काटे होंगे। बिल्कुल। अब ये लोग जुड़ गए तो समवेयर इधर से तो एक ही खड़ा होगा, तो क्या बीजेपी को फायदा नहीं होगा इससे? फायदा होगा, फायदा होने की पूरी पॉसिबिलिटी भी है। उसके बहुत सारे चरण भी है। जैसे आज हम बीजेपी को देखते हैं, बीजेपी के पास एक चेहरा है। सबसे बड़ी बात कि हम जब वोट देने जाते हैं तो हमें एक चेहरा याद रहता है कि नरेंद्र मोदी जी को हम वोट दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अभी जब ये अलायंस बना है तो इनके पास पहली बात तो ना एक चेहरा है। इनके अलायंस बनाने के पीछे के कारण क्या थे? एक दिल्ली में जो बिल आया जिसमें जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो एलजी को दे दी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। दूसरा इनका मुद्दा रहा कि थोड़ा सा जो राम मंदिर को लेकर अभी इशूज हुए, तो इन सारी चीज़ों को लेकर ये बेंगलुरु में इकट्ठे हुए और टोटल 26 पार्टी ने एक अलायंस बनाया था। पार्टी में कौन लोग शामिल हुए अलायंस में? जो उस तारीख के पहले एक दूसरे को लोच खा रहे थे, बड़े मन से गालियां दे रहे थे, और अचानक से वो सब साथ हो गए। एक उन्होंने अपना एक साझा हित बनाया, साझा लक्ष्य बनाया, उसकी तरफ वो लोग जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं और ये बहुत लंबा शायद ना चल पाए। अभी हमें बीच में टूट भी देखने को मिल रही है, अलग अलग कमेंट आ रहे हैं, तो उस पर हम कह सकते हैं। अब जैसे भाई ठीक है, 26 दल स्टार्टिंग में साथ में आ गए भाई, कुछ लोगों ने तो अभी मना कर दिया। भाई जैसे नीतीश कुमार जी ने एनडीए ज्वाइन कर लिया, ममता बनर्जी अलग हो चुकी हैं, मायावती ने कहा कि मैं भी अलग लड़ूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब मैं रिजल्ट आने के बाद गठबंधन करने के लिए तैयार हूँ। अब वो गठबंधन किसके साथ जाएगा, इंडिया के साथ जाएगा या एनडीए के साथ जाएगा, वो तो उनके दिमाग में है। बट धीरे धीरे सब अखिलेश जी ने 16 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है, तो वो तो सब उनके ही हैं विदाउट, मतलब वो हैं इंडिया अलायंस में, फिर भी लिस्ट जारी कर दी। तो ये क्या है, मतलब सब धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। खिचड़ी है सर, राष्ट्रीय भोज बनाकर रख दिया है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। प्राचीन इतिहास में जब भारत में जहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी, यहाँ राजनीति धर्म पर आधारित होती थी, धार्मिक तरीके से चलती थी, तो किसी युवराज का जब राज्याभिषेक होता था तो उस युवराज को राज्याभिषेक होने से पहले एक पूरी प्रोसेस होती थी। 7 पवित्र नदियों का जल आता था, जल से स्नान, सहज से स्नान, पंचामृत से उसके स्नान कराए जाते थे। राजमाता उसका राज सिंहासन कराने के लिए उसे स्नान कराती थी और सिंहासन तक ले जाती थी। जो कुलगुरु होते थे तो कुलगुरु उसे एक सोने का दंड देते थे और राजा के हाथ में रखते हुए कहते थे कि अब आप दंड के अधिकारी। दंड मतलब आप लोगों को दे सकते हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो,
अब सब आपके अधीन है, आप राजा ईश्वर के प्रतिनिधि हो। इस दंड को लेने के बाद जब वह युवराज उस कुलगुरु के पैर छूता था तो वो कुलगुरु युवराज की पीठ पर एक मोर पंख मार कर कहते थे, राजा धर्म दंडो असी, मतलब हे राजा आपके ऊपर भी धर्म का दंड है, अर्थात आपको अपने शासन का पालन धर्म के अनुरूप करना है। 70 साल इस देश को स्वतंत्र हुए हो गए और लगभग बहुत बात पहले से भी हम कह सकते हैं ऐसी कोई परंपरा रही नहीं। आजकल सीधा सा एक उद्देश्य हो गया है कि साम दाम दंड भेद, जो कोटल ने हमें सिद्धांत दिया है कि आपको राजनीति में आना है। अब उसमें ये नहीं देख रहे हैं कि कल तक हम जिसको गाली दे रहे थे आज हम उसके साथ हो गए हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमें बस सत्ता पानी है और बैठना है। अब आप सोचिए कि यदि ये लोग एक साथ, चलिए मान लेते हैं, मानने में कोई बुराई नहीं है, मान लेते हैं कि ये सरकार बना लेते हैं, पहला प्रश्न उठता है पीएम कौन होगा। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न उठता है इन सब का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, किस दिशा में ये देश को ले जाना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब अलायंस बनाने के पहले इनमें इतना गतिरोध था, अलायंस बनने के बाद इतना गतिरोध हो रहा है, तो सरकार बनाने के बाद ये नीति कैसे बनाएंगे। क्या आज हमारे देश में क्या है, समाज बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो हमें रफ्तार से नीतियों को अपनाना पड़ता है और उन्हें त्वरित रूप से बदलना पड़ता है। इसके लिए एकजुट पार्टी की जरूरत होती है। लेकिन अलायंस में क्या होगा, एक छोटा इंडिया नाम किसने दिया इस अलायंस का, इसको लेकर इतनी बहस हुई। कोई कह रहा है राहुल गांधी ने दिया, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने दिया तो इस नाम को लेकर विवाद हो गया, तो नीतियां कैसे बनेंगी, वो एक सबसे बड़ा प्रश्न उभरता है। अब प्रॉब्लम ये भी है ना सर कि जैसे मान लीजिए जीत गए, अब अगर 5 साल हैं तो हो सकता है 1-1 साल कर लें या मतलब आई डोंट नो लोकतंत्र कहाँ है सर। मैं भी बेसिकली सवाल ही मेरा यही है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या, अपन ने बात करी, क्या इनका एजेंडा क्या है, क्या ये पब्लिक के सामने क्लियर हुआ है? नहीं, मुझे लगता है कि इनका एजेंडा क्या है ये इनके खुद के सामने क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है इस बात का बड़ा ही बेसिक सा आप समझिए, जैसे कांग्रेस ने अलायंस बनाया, ये राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का एक पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं। बेंगलुरु में इनकी बैठक हुई, ममता बनर्जी ने उनके फुल फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म इंडिया नाम दिया भरे मंच से। अभी ममता बनर्जी ने डिक्लेयर किया है कि हम बंगाल में जो 42 लोकसभा सीटें, क्योंकि 2019 के इलेक्शन में 42 में से 40 सीट ममता बनर्जी ने जीती थी उनकी पार्टी ने, और 2 जीती थी किसने, कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी ने नहीं जीता था। तो हुआ ये कि ममता बनर्जी का कहना है कि हम बंगाल में कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ेंगे, बंगाल का जो इलेक्शन होगा वहाँ 40 कैंडिडेट हमारी पार्टी के तृणमूल कांग्रेस के उतरेंगे। भगवंत मान जी पंजाब से सीएम है, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, कह दिया है, उन्होंने भी कह दिया है कि हम पंजाब में कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे। फिर आप कहाँ लड़ोगे, जहाँ कांग्रेस मजबूत है, मतलब जहाँ आप मजबूत हो वहाँ कांग्रेस को साथ नहीं ला रहे हो, जहाँ कांग्रेस मजबूत है आप वहाँ उसके साथ जा रहे हो। तो कांग्रेस कब तक इस चीज को टॉलरेट करेगा। बिल्कुल सही बात है। अल्टीमेटली मतलब करना क्या चाह रहे हो, मायावती जी ने ऑलरेडी कह दिया है कि भाई मैं भी अपना अलग लड़ रही हूँ। अब और फिर अब अच्छा एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मायावती जी का एक स्टेटमेंट आया कि भाई मैं लोकसभा अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बीएसपी पार्टी लड़ेगी, लेकिन उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद अलायंस के लिए स्वीकृति बोली है कि हाँ मैं इलेक्शन के रिजल्ट्स जब आ जाएंगे तब मैं अलायंस करने को तैयार हूँ। अब वो किसके साथ करेंगी ये अपने को नहीं पता, लेकिन ये कहाँ का लोकतंत्र है और क्या ये राजनीतिक इंस्टीट्यूशन का कुछ मजाक उड़ाना नहीं हुआ। एक आया राम गया राम कंसेप्ट है, जरा आपने सुना होगा। क्या है कि 70 के दशक में होता ये था कि एक व्यक्ति कई बार पार्टी बदल लेता था, है ना। राजीव गांधी के समय एक गया राम करके एक बिहार के लीडर थे, उन्होंने एक दिन में 5 से 6 बार पार्टी बदली थी एक दिन में। तो तब से अमूल पहले न्यूज़पेपर में ऐड करता था, तो अगले दिन अमूल में एक ऐड आया था, आया राम गया राम अमूल दूध पीता है इंडिया, ऐसा करके। तो फिर दल बदल कानून बना, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लूप होल हैं। जैसे अभी बिहार में हमें राजनीति में रिसेंटली जो उतार चढ़ाव देखने को मिला, नीतीश कुमार जी ने सडनली इसको तोड़ दिया। यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि अभी नीतीश कुमार जी ने तोड़ा है, इसका मतलब ये है कि अभी और भी पार्टियों में ऐसे थोड़ी सी भाव बन रही होगी जो थोड़े समय में ब्लास्ट हो सकती है। तो इस अलायंस का भविष्य बहुत लंबा दिखता नहीं है। यहाँ पर मायावती जी का जो कहना है कि बाद में देखेंगे, तो यहाँ पर और कमजोरी आ गई। तो पब्लिक भी ऐसे कैसे वोट दे देगी आप, बिल्कुल सही बात कि आपका कोई फिक्स एजेंडा नहीं है, हम आपको किस आधार पर किस बिना पर देते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों के लिए तो ये पूरा नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं फिलहाल। बात करें नीतीश कुमार जी की, अब नीतीश कुमार जी पहले एनडीए के साथ ही थे, सरकार बनाई बिहार में उन्होंने, फिर उन्होंने तोड़ के वापस 9 बार सीएम बन गए। आजकल मतलब अब
इस बार का ट्रेंडिंग टॉपिक तो सबसे बड़ा ये है कि भाई साहब सबसे ज़्यादा बार सीएम बन गया, सबका नीतीश। सबका नीतीश। और सबसे इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो है कि 3 साल हुए हैं उनकी गवर्नमेंट को, एक ही कार्यकाल में 3 बार सीएम की शपथ वो ले चुके हैं, मतलब हर साल मन बदल रहे हैं अपना। और अब उन्होंने एक स्टेटमेंट भी पास किया कि अब मैं हमेशा एनडीए का हूँ। क्या लगता है इसके बारे में? इससे क्या पहले जब उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं मर भी जाऊंगा लेकिन अब बीजेपी का दामन नहीं सौंपूंगा। हाँ। ठीक है, और अमित शाह जी ने बड़े मन से कहा था कि बीजेपी के दरवाजे सदैव के लिए इनके लिए हम बंद कर रहे हैं। खैर राजनीति है, वो कहते हैं ना कंचित शाश्वतम, शायद ये बात राजनीति के लिए ही बनी है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता है। स्थितियां बदलती हैं और ये लोग अपनी परिस्थिति बदल लेते हैं। समय की मांग के अनुरूप चल रहे हैं और समय की मांग केवल सत्ता प्राप्ति तक सीमित है, अन्य कोई भी उद्देश्य हो उसमें इनका कोई मुझे एजेंडा नहीं दिख रहा है फिलहाल। नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपने एक समय तक कांग्रेस का दामन थामा, आपने कांग्रेस के साथ सरकार चलाई। उनका कहना है कि आंतरिक रूप से चीज़ें नहीं संभल रही थी, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो रहे थे, इसलिए हमने इनका साथ छोड़ दिया। अगले ही पल आप जो कल तक बीजेपी को गाली दे रहे थे, आज बीजेपी का हाथ पकड़कर आप फिर सरकार चला रहे हो। लेकिन इसका फायदा बीजेपी को हुआ है क्योंकि जो वोट शेयर घटा था नीतीश कुमार जी के कांग्रेस में जाने से, बीजेपी को लगभग लोकसभा सीट में 2% वोट शेयर का लॉस था। तो बीजेपी शायद ये इंटरनली भी ऐसा है कि बीजेपी ने खुद इनको खींचा है ताकि जो उसका वोट शेयर घटा था 19 के मुकाबले, उसको बढ़ाने के लिए और इस अलायंस को कमजोर करने के लिए, क्योंकि बीजेपी भी जान रही है कि इंडिया अलायंस के बनने से कहीं ना कहीं उसे दिक्कत हो सकती है। अच्छा, मतलब डेफिनेटली इट इज़ अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और हर पार्टी अपने हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाती है, बिकॉज जीतना इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। भाई अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरे लिए जीतना इंपॉर्टेंट है, मैं सही हूँ गलत हूँ वो अलग चीज़ है, लेकिन जीतना इंपॉर्टेंट, जीतना जरूर। तो जीतने के लिए आदमी कुछ कर रहा है। 4 तरीके होते हैं। आपने बोला साम दाम दंड भेद, तो एवरीबडी इज ट्राइंग, उसमें बीजेपी भी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें हर अलायंस भी है। बात हुई फ़ायदे नुकसान की। मैं एक स्ट्रेट सवाल कर कि क्या इंडिया अलायंस के बनने से अगर वही सारे 26 दल एक साथ लड़ जाते हैं तो इससे बीजेपी को फ़ायदा होने वाला है या नुकसान? इसके 2-3 फायदे 2-3 नुकसान हम देख सकते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है, कंपैरेटिवली हम देखें तो इंडिया या इंडिया अलायंस जो मोदी जी उसे कहते हैं, इंडिया अलायंस के पास, क्योंकि ये नाम को लेकर भी कन्फ्लिक्ट है, आप देश के नाम पर अपनी पार्टी का नाम नहीं रख सकते, तो चुनाव आयोग इसे परमिशन तो देगा नहीं, ये केवल ऊपर चलता रहेगा अनऑफिशियली, क्योंकि आप देश के नाम पर जो 1950 का एक्ट है उस एक्ट के अनुसार आप देश के नाम पर कोई व्यवसाय या अपनी पार्टी वार्टी का नाम नहीं रख सकते। तो पहली बात तो ये नाम इलीगल हुआ, तो इसलिए इसे इंडिया अलायंस कह रहे हैं मोदी जी खुद। अब दूसरा ये है कि ऐसे बीजेपी में फिलहाल एक स्पष्ट चेहरा है पीएम का, और उस चेहरे की इतनी ज़्यादा अच्छी इमेज है कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, यदि हम रैंकिंग देखते हैं लीडरशिप में, तो सबसे बड़े लीडर हैं, ग्लोबल लीडर माने जा रहे हैं। डेफिनेटली इस तरफ हम देखेंगे तो इंडिया अलायंस में ऐसा कोई हमें लीडर नहीं दिखता है। दूसरी चीज़, बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है नेशनलिज्म, और कहीं ना कहीं हिंदू प्रोपेगेंडा के तहत भी बीजेपी आगे बढ़ रही है। ऐसा कोई स्पेशल प्रोपेगेंडा इनका नहीं है। और कांग्रेस को अभी हद तक एक अलग पार्टी के रूप में हम देख रहे हैं, हिंदू विरोधी एक्टिविटीज़, जैसे आरजेडी के एक नेता ने कहा था कि मैं सनातन धर्म को खत्म करना चाहता हूँ, जो अलायंस में शामिल हैं अब, तो उन्होंने उसका बिल्कुल अपोज नहीं किया। अब आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हो और सनातन धर्म को ख़त्म करने ऐसा संदेश देने वालों को आप साथ लेकर चल रहे हो, तो पब्लिक इन चीज़ों को नोटिस करती है। तीसरी चीज़ हम देखते हैं तो बीजेपी फिलहाल अभी एक मार्जिन में है, 10 साल से सत्ता में है, तो पूरा मशीनरी उसके अंडर में, और जो सरकार सत्ता में होती है उसके जीतने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि पूरा गवर्नमेंट मैकेनिज्म उसके हाथ में होता है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि घाटे क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला घाटा तो यही होगा कि जो 55% लगभग वोट शेयर था 19 में इन सब पार्टियों का अलग अलग, वो इनके एक साथ आने से हो सकता है बना रहे, तो सीधे तौर पर यहाँ पर बीजेपी की हार हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि अभी फिलहाल बीजेपी को लेकर कुछ एजेंडे बदले हैं, है ना। 19, क्योंकि स्टेट इलेक्शन में हम देखें तो बीजेपी ने 3 राज्यों में तो अच्छी बढ़त हासिल की है, लेकिन जो साउथ स्टेट्स हैं, साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ बीजेपी लगातार वीक पड़ती जा रही है, और वहाँ कांग्रेस अपनी मजबूती दिखा रही है। 19 के इलेक्शन में उनका कर्नाटक में भी थोड़ा बहुत रोल था बीजेपी का, और महाराष्ट्र में तो प्रॉपर उनका रोल था, लेकिन 19 के बाद से वहाँ भी महाराष्ट्र में भी गठबंधन टूटा बीजेपी का, तो वहाँ भी वो कमजोर पड़ी, तो इसका फायदा इंडिया अलायंस उठा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसके लिए डिफिकल्ट होंगी। हाँ, बट
बट अभी तो फिलहाल इंडिया अलायंस के लिए ही सारी चीजें डिफिकल्ट होती जा रही हैं, तो अभी तो अपने आप को ही नहीं समझ हाँ, पा अभी तो रहे। ये खुद को ही, वही जो आपने बोला एक तरीके से खिचड़ी राष्ट्रीय भोज बना दिया है। हाँ। आपने भी कुछ देर पहले ये टर्म यूज किया, तो सही बात है। मतलब आप आपस में ही क्लियर नहीं हो तो आप फाइट कैसे करोगे? देश में कुछ पार्टीज हैं जिनके, हमारे देश की राजनीति में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम से मानते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या सीन होता है कि ये जनता की आवाज़ को उस सदन में पहुंचाती है, लोकतंत्र का मंदिर जिसे हम संसद कहते हैं। वहाँ से इनकी अभिव्यक्ति को न्यायिक जो सत्ता प्राप्त होती है, न्यायिक शक्ति मिलती है, उससे ये विचार फिर नीतियों के रूप में जनता तक पहुँचते हैं। क्योंकि सरकार की नीति जनता की नियति तय करती है, और जनता की जो नियति है वही उसका भविष्य है। हम अपने आगामी परवरिश को क्या सुझाव देंगे कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उसको सपोर्ट करो, किस बिनाह पर देंगे। तो यहाँ पर एक तो बीजेपी हम कह लें, कुछ साम्यवादी पार्टियां हैं देश में जिनकी स्पष्ट विचारधारा है। नहीं तो इस देश में दलीय राजनीति की ये बहुत बुरी समस्या है कि हमारे देश में किसी भी दल के पास स्पष्ट विचारधारा का अभाव। अब दलीय विचारधारा या दलीय राजनीति में ये समझ लीजिए कि है तो बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब बहुत सारे दल हैं, लेकिन फिर भी देश में एक दलीय या द्विदलीय व्यवस्था ही चल रही है। जैसे 70 सालों में लगभग 50-55 साल या 60 साल कांग्रेस का शासन रहा, तो एक ही पार्टी ने इतना लंबा शासन किया। रजनी कोठारी ने इसे कांग्रेस सिस्टम कहा है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को उन्होंने कांग्रेस सिस्टम नाम दे दिया था। अब बीजेपी का 10 साल से शासन है, और शायद कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अभी और लंबा भी चलेगा। उसी को घेरने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमारे यहाँ दलीय राजनीति में बहुत गंदगियाँ हैं। तो अभी फिलहाल जो पार्टी रूल कर रही है उसके पास एक स्पष्ट विचारधारा है जिसको वो लेकर चल रही है फॉरवर्ड, जिसका शायद उनको हाँ। अब आप देखिए 2019 का इलेक्शन हुआ, मोदी जी जीते। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 के कुछ प्रावधान हटाए, पूरी धारा नहीं हटाई है, प्रावधान हटाए। उसमें उन्होंने उसको यूटीम बांट दिया। राहुल गांधी जी स्टेटमेंट देते हैं कि मैं सत्ता में आऊंगा तो 370 को फिर से हम इम्पोज करेंगे। अब ये किस तरीके की बात हुई? ये चीजें इनके लिए डिफीट कर रही हैं, और ये हम तो डूबेंगे सनम, तुम सबको साथ ले डूबेंगे, उस कंडीशन को भी क्रिएट कर सकती हैं। उन्होंने जैसे राम मंदिर को लेकर आप नहीं गए, आपने विरोध किया या वो चीजें हुई, और राम मंदिर एक ऐसा एक भड़कीला मुद्दा रहा है अभी देश में कि सब लोगों ने नोटिस किया है। अच्छा, राम मंदिर के केस में मना तो किया ही, बट भोपाल में पीसीसी कार्यालय के सामने एक बहुत बड़ा बैनर लगाया जिसमें लिखा कि साहब राजीव गांधी जी का सपना हुआ साकार, राम मंदिर ने लिया आकार। अब एक तरफ आप मना कर रहे हो, एक तरफ आप जा नहीं रहे हो। मतलब वही है कि साकार होते हुए सपने में दो मुही राजनीति नहीं जा रही। दो मुही राजनीति कहते हैं ऐसे, वो चीज़ है। सर, राहुल गांधी जी की बात हुई, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ राहुल गांधी? सर, राहुल गांधी जी का फ्यूचर मुझे लगता है व्यक्ति अच्छे पढ़े लिखे हैं, नॉलेज है, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी चीज़ है कि भाषा का अभाव है। वो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। वो क्या कहना चाहते हैं वो बताते बताते खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। और हाँ, सरस्वती माता की कृपा कम है उनके ऊपर। तो होता क्या है, इससे जनता के सामने या किसी भी व्यक्ति को अपने आप को अभिव्यक्त करने का सबसे पहला सशक्त माध्यम होता है भाषा। वो कहते हैं कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो उनके पास वो सलीका नहीं है, तो जनता को वो समझ ही नहीं पाते मैं क्या सोच रहा हूँ। जैसे पूरी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप ले गए, वहां जाकर बोल रहे हैं कि मैं 370 फिर से लगाऊंगा, मतलब पूरी यात्रा को कबाड़ कर दिया। कुछ भी आप स्टेटमेंट दे देते हैं, ये चीजें उनके लिए नेगेटिव हो रही हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो लेकिन फिलहाल ये क्यों हो रहा है आपके साथ? सलाहकार हैं या उनका खुद का? मैं तो मानता हूँ गांधी जी के विचारों से बड़ा सहमत रहा हूँ। मैं बहुत प्रेरित हूँ महात्मा गांधी के विचारों से। उन्होंने आज़ादी के बाद कह दिया था कि अब कांग्रेस की ज़रूरत इस देश को नहीं है, ठीक है। लेकिन पंडित नेहरू आए, बहुत अच्छे लीडर थे। इंदिरा गांधी जी बहुत अच्छी लीडर रही हैं। राजीव गांधी जी अच्छे लीडर थे। अब हो क्या गया है कि हमारी राजनीति में एक मोनार्की स्टैब्लिश हो गई है, और पार्टी जो है ना, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है लेकिन पार्टियों में अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। मतलब पार्टियों में जैसे निर्णय सर्वसम्मति से नहीं लिए जाते हैं, थोप दिए जाते हैं निचले लीडर के ऊपर, और एक ही परिवार के हाथ में इतने लंबे समय से सत्ता का होना, वो चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं। जैसे आप मुगल सत्ता को देखिए, बाबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब तक सीट ठीक चला, लेकिन ये पैट्रियार्की के कारण क्या, मतलब जो पितृ सत्ता है उसके कारण क्या हुआ कि जो आने वाले राजा थे वो कैसे थे, नीरस थे, उनको ज़्यादा उनमें क्षमता नहीं थी, शक्ति नहीं थी। तो इस कारण से हुआ ये कि पूरा का पूरा मुगल जो है ध्वस्त हो गए भारत में। यही इनके साथ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं जिनकी अच्छी सोच है, अच्छी विचारधारा है, लेकिन होता क्या है कि आप एक परिवार को ही लगातार सपोर्ट कर रहे हो और वो चीज़ें आपको
नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर दे रही हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस अच्छी पार्टी हो सकती है, लेकिन उसमें लीडरशिप का भी अभाव चल रहा है। कोई ऐसा लीडर नहीं है जो पूरी पार्टी को बांध कर चले, और वो क्वालिटी राहुल गांधी जी में नहीं है। एक्चुअली वो लीडरशिप में सपोर्ट भी तो नहीं है, मतलब भाई नीचे से या ऊपर से देखा जाए तो कोई खास सपोर्ट। खड़गे जी को भी तो बनाया है, तो शायद हाँ, वो भी ऐसा कोई, क्योंकि अभी उन्होंने राज्यसभा में एकदम टॉन्ट मारते हुए कहा कि इस बार बीजेपी 400 पार, तो शायद खुद का मजाक आप खुद ही उड़वा रहे हो। खुद का मजाक खुद उड़वा सकते हैं। देखिए होता क्या है, जब 1950 में नेहरू जी की सरकार बनी, 1947 से लेकर 64 तक नेहरू जी लगातार इस देश के प्रधानमंत्री रहे। 17 साल उन्होंने शासन किया, और उस समय तो हालत ये थी कि विपक्ष था ही नहीं। और वो ऐसा कहते थे कि विपक्ष होना बहुत जरूरी है। आप शायद जानकर ये हैरान होंगे कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, 400 प्लस सीट्स उनके खेमे में थी, तो वो मिस्टर एक्स के नाम पे एक पत्र लिखते थे। एक न्यूज़पेपर में अपना उन्होंने पत्र लिखवाया। मिस्टर एक्स के नाम पर उन्होंने इस देश को प्रधानमंत्री को गालियां दी, उसकी आलोचना की, और मिस्टर एक्स वो खुद थे। मतलब वो जनता को दिखा रहे थे कि आपको इस देश के प्रधानमंत्री का अंधानुकरण नहीं करना है, उसकी नकारात्मक नीतियों का अनुसरण नहीं करना है, उसे कोसना है। मीडिया से वो कहते थे तुम विपक्ष की भूमिका निभाओ, ठीक है। कभी कभी तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ संसद में खड़े हो जाते थे और खुद की पार्टी को घेरने लगते थे। तो ये चीजें हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। सही बात है ना। और ये क्वालिटीज इनमें नहीं है। आप अपनी पार्टी की कमियां नहीं देख रहे हो, ये राहुल गांधी जी की कमी है। आप पहले पार्टी को नए सिरे से अच्छे से तैयार कीजिए। बीजेपी ने यही किया है सर। 2004 से 2014 के बीच में 10 साल में उसने अपने आप को तराशा है। हर एक लीडर आपको दिखेगा, चाहे आप वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी को देख लीजिए, अमित शाह जी तो अल्टीमेट लेवल के आदमी है। आप एस जयशंकर के भाषण सुनिए विदेशों में, कोई भी देश का विदेश मंत्री उनके सामने ज्यादा बात नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें हमें दिख रही हैं। सही बात है। कांग्रेस में आपको शायद एक ऐसा नेता जो इनको डिफीट नहीं कर पा रहा है, इनके सामने बात नहीं रख पा रहा है अपनी, तो हमें कांग्रेस से दिक्कत नहीं है। आप क्वालिटी इंप्रूव करो, लीडरशिप क्वालिटी लेकर आओ। सही बात सर। एक आखिरी सवाल सर, अभी की जो स्थिति है इंडिया अलायंस की, और जो भी लोकसभा होने वाला है, एनडीए और इंडिया अलायंस की अभी की जो स्थिति दिख रही है, इस हिसाब से व्हाट इज़ द फ्यूचर? लोकसभा 2024 कैसा, क्या मतलब क्या होंगे रिजल्ट्स? मेरा मानना है सर, राजनीति और क्रिकेट ये दोनों ऐसे खेल हैं कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। किस बॉल पर कौन बोल्ट होगा या सिक्सर जाएगा, ये कहना थोड़ा सा अपने आप को असमर्थ बनाता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत यदि आप विचार जानना चाहें, मुझे लगता है कि फिलहाल बीजेपी शायद इस बार और अच्छे से उभरेगी, क्योंकि अभी बीजेपी ने काम किया है, इसका लाभ देश को मिला है। और आप ऐसे दौर में देखिए हमारे देश ने तरक्की की, जब लॉकडाउन लगा, कोविड-19 के दौर से हम डायरेक्ट नोटबंदी हुई, अर्थव्यवस्था ठप हुई, लॉकडाउन आया, उसमें हमारी अर्थव्यवस्था ठप हुई, बहुत सारी हमने आपदाएं झेली। उसके बाद देश की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं। और गरीबों का, हम कहें महिलाओं का जो उत्थान हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने 2019 के इलेक्शन में ट्राइब्स को और विमेंस को इतना ज्यादा यूज नहीं किया था, लेकिन 19 के बाद से जो उन्होंने ट्राइबल के लिए काम किया है, विमेंस के लिए, चाहे मुस्लिम विमेन की हम बात करें, जो काम किया है, वो इनका वोट बैंक बढ़ाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो कहीं ना कहीं इनको लाभ मिलेगा। और इंडिया अलायंस अभी समय है, 2 महीने बाकी हैं लगभग, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी होगा, और जितना कुछ होगा वो कहीं ना कहीं उसे फायदा पहुंचाएगा, जो लगातार कमेंट आ रहे हैं उस बेस पर। मतलब संभावना है अभी और उथल पुथल होने की? पूरी संभावना है। खिचड़ी पकती है तो वो सुख बुगाती है, तो अभी सुख बुगाट होना बाकी है। मतलब आपका कहना है कि इस बार का लोकसभा 2024 बहुत अलग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हो सकता है कि इस बार कांग्रेस पूरे तरीके से बुझ जाए। वो कहते हैं जब दिया बुझता है तो पहले फड़फड़ाता है, तो इसे वो फड़फड़ाहट कह लें, या फिर अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी नीतियों का अनुसरण किया, स्पष्ट विचारधारा देश के सामने रखी, तो शायद गेम चेंज भी हो सकता है। सही बात है। तो ये था आज का एपिसोड, और हमने इस एपिसोड में चर्चा करी कि इंडिया अलायंस क्या है, क्यों है, क्या इनका एजेंडा है, फ्यूचर में इनका क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, लोकसभा 2024 कैसा होगा, एनडीए की क्या स्थिति है, इंडिया की क्या स्थिति है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक जिस पे हम लोग चर्चा करें, तो डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई राजनीतिक टॉपिक पे चर्चा करते हुए। तब तक के लिए जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।